हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है अगेन चैनल पे YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास जो है बेस्ड है द इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल पे, ब्रिंगिंग इट ऑल बैक होम इन डॉलप्स। आर्टिकल एक इकोनॉमिक थीम का आर्टिकल है और आपको बताता है कि भारत से बाहर रहने वाले लोग हर महीना हर साल जो पैसा भारत में भेजते हैं उससे इंडिया को कितनी डेवलपमेंट होती है, सरकार को कितना फ़ायदा लगता है। चलिए, जो बच्चे क्लास में नए हैं ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी बच्चे क्लास को एक लाइक दे करके शेयर कर दें। शाम को 6:30 बजे का अलार्म लगा लो और अपना स्केड्यूल बना लो। इस क्लास में बेसिक लेवल से आपको इंग्लिश को अप्रोच करना सिखाया जाता है हिंदी मीडियम वालों को, फिर चाहे कॉम्प्रीहेंशन हो, ग्रामर हो या वोकैब हो। ये आज का क्विज़ है। इस क्लास में जो भी आप सीखें इस क्विज़ को आपको सॉल्व करते हुए 7 में से 7 मार्क्स लेने हैं। क्विज़ को क्लास के लास्ट में ही सॉल्व करेंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है जी ब्रिंगिंग इट ऑल बैक। देखिए, ब्रिंग मतलब लाना, इट मतलब इसको, ऑल मतलब सबका सब कुछ, बैक होम का मतलब है वापस घर। कह रहा है जी सब कुछ हमें वापस लाना है, ब्रिंग इट ऑल बैक। और कैसे लाना है? डॉलप्स में लाना है, छोटे छोटे हिस्सों में लाना है, स्कूप्स में या पोर्शंस में लाना है। तो भारत से बाहर बहुत सारी वेल्थ गई हुई है, भारत से बाहर बहुत सारे लोग भी गए हुए हैं जो काम करते हैं भारत की तरफ से दूसरे देशों की कंपनियों के लिए। लेकिन हर महीने, हर हफ्ते, हर साल कुछ पैसा वो भारत में भेजते हैं और छोटी छोटी इन किस्तों के जरिए, इंस्टॉलमेंट्स के जरिए भारत में बहुत सारा पैसा आने लगा है। चलिए, टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। डॉलप्स वर्ड देख लेना, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स या हिस्सों के लिए बोला जाता है। आप खाना खाते हो तो एक साथ तो नहीं खा लेते हो 5 रोटी, आप डॉलप्स में खाते हो, ग्रास में खाते हो। ठीक है, इसके लिए एक और कॉमन सा वर्ड है ग्रास या डॉलप के लिए, पीस मिल। पीस मिल। अगर आपने बैंक से लोन लिया है 5 लाख का और बैंक आपको 50-50 हज़ार करके हर हफ्ते या हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा करके दे रहा है आपके बिजनेस के लिए, तो वो पैसा आपको डॉलप्स में, स्कूप्स में या पीस मिल में मिल रहा है ना। मील के छोटे छोटे हिस्से हो गए हैं, 50 लाख रुपए 50-50 हज़ार करके आपको दिए जा रहे हैं। ये कॉमन से वर्ड्स हैं, इनको रीडिंग में आप बहुत देखेंगे। कह द सर्ज इन रेमिटेंसेस टू इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू टाइट लेबर मार्केट कंडीशंस इन द वेस्ट। कह रहा है जो सर्ज आया है, उछाल आया है। सर्ज मतलब बढ़ावा, उछाल। और किस में? रेमिटेंसेस में। रेमिटेंस क्या होती है? आपका जो घर से कोई लड़का लड़की बाहर गया हुआ है और आपके घर पे जो पैसा भेज रहा है अमेरिका से, इटली से, यूरोप से, तो वो पैसा कहलाता है रेमिटेंस, पर्सनल पेमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कह रहा है ये जो उछाल आया है भारत से बाहर गए लोगों के भारत में पैसे भेजने का इंडिया की तरफ, वो एट्रीब्यूट किया जा सकता है, उस उछाल को जोड़ करके देखा जा सकता है, एट्रीब्यूट करके टाइट लेबर मार्केट कंडीशन से। लेबर मार्केट में जो बहुत टाइट कंडीशंस हो गई हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वेस्ट में। द वेस्ट का मतलब है सभी ये डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, है ना, US, UK, यूरोप की सभी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो वहाँ पे लेबर मार्केट कंडीशन बहुत टाइट है, इसलिए भारत से लोग जाकर के वहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत सारा पैसा भेज रहे हैं। सर्ज यानी उछाल आपका सब्जेक्ट है। कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, एट्रीब्यूट करना, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ करके उसका कारण बताना। ये वर्ड बहुत बार आर्टिकल्स में आ रहा है, सब बच्चों की जुबान पे आ जाना चाहिए। एट्रीब्यूट और एस्क्राइब समथिंग टू समवन। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, अगर उससे पकड़ के रखोगे तो याद रहेगा। आपको एग्ज़ाम में कामयाबी मिली या जो भी काम आप करना चाह रहे हैं उसमें सक्सेस मिली, फिर आपसे किसी ने पूछ लिया भाई कैसे सक्सेस मिली, तो आप बोल रहे हो मेरी सक्सेस का जिम्मेवार मेरी मेहनत है। सो यू एट्रीब्यूट या एस्क्राइब योर सक्सेस टू योर हार्ड वर्क। ठीक है, यू की जगह माई कर देता हूँ। चलो, अगर आपको ऐसे समझना है तो और अच्छे से समझ में आएगा। मैं एट्रीब्यूट करता हूँ, जोड़ करके बताता हूँ सक्सेस को, मेरी कामयाबी को, और किससे? मेरे हार्डवर्क से, मेरी मेहनत से। ये स्ट्रक्चर कांस्टेंट रहेगी, हमेशा इसी स्ट्रक्चर को यूज़ करना है, जिस चीज़ को जोड़ा, जिस चीज़ से टू लगा के।
चलो आगे बढ़ेंगे। आज के क्विज में स्ट्रक्चर शायद मैंने आपसे पूछी भी है। आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। सारे मोटे मोटे वर्ड शुरू में देख लो ताकि लास्ट में बाद में पढ़ते हुए कन्फ्यूजन ना हो। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है। टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSAT। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए 5 वर्ड्स हैं। पहली एक फ्रेजल वर्ब है प्ले वन सेल्फ आउट। थोड़ा जूम इन कर दूं। सब बच्चों के फ़ोन बड़े बड़े नहीं हैं, 15-15 इंच के, 12-12 इंच के। प्ले वन सेल्फ आउट करने का मतलब होता है जी किसी चीज़ का खुद को एग्जॉस्ट कर लेना। मान लीजिए कोई गाना है और बहुत चला वो, ठीक है। अब कौन सा गाना, मुझे भी एग्जैक्टली कोई गाना याद भी नहीं आ रहा। कोई भी गाना ले लो ना। मान लीजिए गाना खूब चला और इतना चला कि वो चलन से ही बाहर हो गया। थोड़े दिन में जहाँ वो गाना बजता है आप उसको बंद कर देते हो, मतलब खींच होने लग गई आपको उस गाने से सुन सुन के। होता है ना कई बार। तो ये एक एग्जाम्पल है उस गाने का प्ले वन सेल्फ आउट करने का। उस गाने ने खुद को ही आउट कर लिया प्ले से। उस गाने की जो रेलेवेंस है वो कम हो गई है, वो वीकर हो गया रेलेवेंस में। किसी भी चीज़ का चलन से बाहर होना प्ले वन सेल्फ आउट होना कहलाता है। द गवर्नमेंट वॉज साइलेंट ऑन द इश्यू एंड वेटिंग फॉर द क्राइसिस टू प्ले इट सेल्फ आउट। सरकार साइलेंट थी इस पूरे मुद्दे पे और इंतजार कर रही थी इस क्राइसिस के खुद को प्ले आउट करने का, इस क्राइसिस के खुद को वीक बनाने का या इररेलेवेंट होने का। भाई कोई बात हुई, झगड़ा हुआ, फिर झगड़ा थोड़े दिनों में शांत हो गया, बात सब भूल गए। तो सरकार भी कोशिश यही कर रही थी कि क्राइसिस को जब लोग भूल जाएं तब तक हम भी साइलेंट रहें। चलिए मेरे ख्याल से ये फ्रेजल वर्ब है, दिमाग में बैठी होगी। अब ये जब आर्टिकल में आएगी थोड़ा और डिटेल में देख लेना। अगली फ्रेजल वर्ब है पेपर ओवर। बड़े अच्छे से बताई हुई है आपको। आपके घर में मान लीजिए बहुत सारा मिट्टी विट्टी पड़ी है, सफाई नहीं की आपने, टेबल पे मिट्टी पड़ी है। कोई दोस्त आ गया आपका अचानक से, अब क्या करोगे आप? आपने टेबल पे फटाफट एक पेपर रख दिया, न्यूज़पेपर रख दिया, यानी कुछ दिखे नहीं आपके टेबल पे क्या रखा है। या आप कुछ ऐसी, आप कॉमिक्स पढ़ रहे हो, मम्मी पापा को लग रहा है आप किताब पढ़ रहे हो, जैसे मम्मी पापा आए आपने कॉमिक्स के ऊपर पेपर रख दिया या कोई किताब रख दी। ये पेपर ओवर इडियम वहीं से बनी है अंग्रेज़ों की। जब भी किसी चीज़ को छुपाना होता है लोग जनरली न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके उसको छुपाते हैं। तो किसी भी चीज़ को हाइड या कवर अप करना कहलाता है पेपर ओवर। देखा, ऐसे इडियम्स याद करना सीखो। द स्काई स्क्रेपर्स ऑफ द सिटी कैंट पेपर ओवर द स्लम्स नियर बाय। ये जो बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स हैं, स्काई स्क्रेपर्स मतलब स्काई यानी आसमान को स्क्रेप करने वाले यानी खुरसने वाले। गगनचुंबी जो इमारतें हैं, आसमान से छूने वाली जो इमारतें हैं इस सिटी की, स्काई स्क्रेपर्स, वो छुपा नहीं सकते हैं, पेपर ओवर नहीं कर सकते हैं आसपास की झुग्गी झोपड़ियों को या स्लम्स को। चलिए ये फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखना आज के क्विज में आएगी। अगला वर्ड है वर्जन। देखिए वर्जन का मतलब होता है ग्रो एंड प्रॉस्पर करना, फलना फूलना। इसको थ्राइव करना, प्रॉस्पर करना है ना, इन सभी वर्ड से भी बताया जाता है। फ्लरिश करना, ब्लॉसम करना। द GDP ऑफ द नेशन हैज़ बीन बर्जनिंग। देश की अर्थव्यवस्था बर्जन कर रही है, फल फूल रही है। और कैसे? एट अ क्विक पेस, बहुत तेज़ रफ्तार से, बहुत क्विक पेस से, फॉर द लास्ट 2 डेकेड्स, पिछले 2 दशकों से। चलिए सिंपल वर्ड आज के आर्टिकल में आएगा। अगला वर्ड है नरिश। आपने एक वर्ड सुना होगा माल नरिशमेंट। नरिशमेंट क्या होता है? नरिशमेंट, नरिशमेंट होता है पोषण। नरिश होता है पोषण देना, किसी चीज़ को पालना पोसना, पोषण दे करके बड़ा करना। ट्रेड इज़ अ वेरी यूजफुल टू नरिश द टाइज बिटवीन एनी सेट ऑफ 2 कंट्रीज। ट्रेड जो है बड़ा यूजफुल टूल है, बड़ा ही काम आने वाला जरिया है पोषण देने का रिश्तों को किन्हीं भी 2 कंट्रीज़ के बीच में। जब भी 2 कंट्रीज़ अच्छा ट्रेड करेंगी उनके आपस में झगड़े होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, है ना। फीड, चेरिश, कल्टीवेट सभी इसके सिनोनिम्स हैं। फोस्टर भी इसी वर्ड का सिनोनिम है। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे।
फोस्टर वर्ड को आप देखेंगे फोस्टर पेरेंट्स की तरह। फोस्टर पेरेंट्स कौन होते हैं? पालक माता पिता। ऐसे माँ बाप जिन्होंने बच्चे को पैदा तो नहीं किया लेकिन उसको पाल पोस के बड़ा किया। जैसे कृष्ण जी को यशोदा ने किया था ना, तो यशोदा जो है फोस्टर मॉम थी भगवान लॉर्ड कृष्णा की। समझ रहे हो? थोड़ा कनेक्ट कर लेना, ये फोस्टर करना यानी किसी को पालना पोसना, नरिश करना। चलिए लास्ट वर्ड है आज का, डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को फैला देना, छितरा देना। फर्श पे पानी पड़ा है वो सूखेगा नहीं, लेकिन अगर आप उसको पोछे से फैला देंगे यानी डिस्पर्स कर देंगे तो पानी फटाफट सूख जाएगा 5-10-15 मिनट में। समझ पाए? 1000 लोगों का झुंड है, जैसे ही पुलिस वाले आते हैं लाठी लेकर के झुंड छितर बितर जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। तो किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूट या स्प्रेड ओवर होना एक लार्ज एरिया में इज कॉल्ड डिस्पर्स। द क्राउड डिस्पर्स्ड एज द पुलिस अराइव्ड। सारी भीड़ तितर बितर हो गई, डिस्पर्स कर गई जैसे ही पुलिस अराइव की, जैसे ही पुलिस पहुंची। स्प्रेड आउट होना, स्कैटर होना, डिफ्यूज, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। यू सी द वर्ड डिस्पर्स इन द आर्टिकल टुडे। चलिए बहुत डिटेल में पांचों वर्ड्स हो गए, समझ में आए होंगे होपफुली। अब आ जाओ आर्टिकल की एक समरी आपको दें। समरी ये है कि इंडियंस ने इतना पैसा भेजा है भर भर के 2023-24 में, जो इंडिया से बाहर हैं ऐसे इंडियंस ने, कि हमने पूरी दुनिया के रिकॉर्ड्स को, अपने रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया, दुनिया भर में सबसे आगे हैं। हमसे जो सेकंड कंट्री है एक कदम पीछे पायदान वाली, उस कंट्री की रेमिटेंस $50 बिलियन कम है। $50 बिलियन आप जानते हैं कितना होता है? 4 लाख करोड़ रुपया। मतलब हमने बहुत पैसा दुनिया भर से कमाया है इंडियंस ने काम करके। हमारा आर्टिकल कह रहा है इट इज़ गुड न्यूज़, लेकिन बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ ये है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि कोविड के बाद में लेबर मार्केट कंडीशंस जो है बड़ी स्ट्रिक्ट थी। बहुत लॉकडाउन्स लगे थे दुनिया भर में, कहीं पे मजदूर नहीं मिल रहा था लॉकडाउन के बाद, है ना। इटली में भी जो है काम करने वाले लोगों की संख्या कम थी। अमेरिका में भी लोग बाहर आकर के काम नहीं करना चाहते थे, तो वहाँ पे इंडियन से उनको रिप्लेस किया और खूब काम किया और पैसा कमाया। लेकिन अब ये चीज़ें प्ले इटसेल्फ आउट कर देंगी खुद को। ये चीज़ें जब ठंडी पड़ेंगी तो हमारा पैसा आना फिर से कम हो जाएगा, और इस पैसे के आने से काफ़ी चीज़ें सरकार को काफ़ी फ़ायदे होते हैं। उन फ़ायदों को भी सरकार को काउंट कर लेना, आगे शायद ना हो पाए। ठीक है, तो इस आर्टिकल में वो आपको सभी चैलेंजेस बताएगा। आज की टोन है एनालाइज करके बताया गया पूरे मुद्दे को। चलिए अब देखते हैं कितना पैसा आया और सरकार को क्या क्या फ़ायदे हुए। कह रहा है इंडिया इज़ ऑन कोर्स टू ड्रॉ इनवर्ड रेमिटेंसेस ऑफ $125 बिलियन इन 2023-2024। कह रहे भारत एक ऐसा देश है, इंडिया इज़, जो ऑन कोर्स टू है। ऑन कोर्स टू होना यानी रास्ते पे होना, कोर्स मतलब रास्ता। तो भारत एक ऐसा देश है जो रास्ते पे है कि वो ड्रॉ करेगा या ले करके आएगा इनवर्ड रेमिटेंसेस को। रेमिटेंस आप समझ गए हैं, बाहर से आने वाला पैसा। इनवर्ड मतलब जो अंदर की तरफ आए। भाई रेमिटेंस इंडिया से भी किसी ने भेजी होगी, कोई युगांडा का, कोई श्रीलंका का, कोई बांग्लादेशी इंडिया में काम कर रहा होगा, उसने अपने देश में अपने घर परिवार को पैसा भेजा होगा। लेकिन हम उस पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं जो बाहर वालों ने इंडिया में भेजा। तो भारत ड्रॉ करने वाला है रेमिटेंसेस को, जो इनवर्ड होंगी, भारत की तरफ आएंगी, $125 बिलियन की होंगी 2023-24 में। कह रहा है ओवर $50 बिलियन मोर देन द सेकेंड हाइएस्ट रेसिपिएंट कंट्री, जो कि $50 बिलियन और ज़्यादा है दूसरी सबसे बड़ी रेसिपिएंट कंट्री से। ऐसी कंट्री जिसको बहुत सारा रेमिटेंस जो है रिसिप्ट होता है, जिसको बहुत सारा पैसा मिलता है, और वो कौन सी है? मैक्सिको। तो नंबर 1 पे दुनिया में है भारत, और इसमें से 50 निकाल दो तो 75 बिलियन मिलते हैं मैक्सिको को। तो सेकंड वाले से कितना आगे हैं हम पैसा कमाने में, समझ गए। इंडिया की वर्ब है इज, ऑन कोर्स टू होना, ऑन वे टू होना, ऑन पाथ टू होना, ऑन रूट टू होना, ऑन रोड टू होना, सबका मतलब एक ही है। आई बात समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये सारे फ्रेज एक ही बात को करते हैं, अलग अलग आर्टिकल्स में इनको देखेंगे। रेसिपिएंट मतलब जिसको रिसिप्ट हो, जो किसी चीज़ को पाए, बेनिफिशियरी हो जो किसी चीज़ का फ़ायदा उठाए। कह रहा दिस एस्टोनिशिंग राइज इन रेमिटेंसेस रिकॉर्डेड बाय द वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट owes itself to the tight labor market conditions in the West। कह रहा है ये जो एस्टोनिशिंग राइज है, ये जो अपने आप में हैरान कर देने वाला उछाल है, एस्टोनिश कर देने वाला, रेमिटेंसेस में या देश में आने वाले पैसे में, जिसको रिकॉर्ड भी किया गया है वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट माइग्रेशन और डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा भी।
कह रहे ये राइज जो है ना, ये ओ करता है अपने आप को। ओ करना यानी किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना, अकाउंटेबल होना। तो ये जिम्मेदार करता है, जिम्मेदारी देता है खुद की, या ओ करता है अपने आप को टाइट लेबर मार्केट कंडीशन से, जैसा कि मैंने आपको बताया कोविड के बाद इन द वेस्टर्न कंट्रीज़ में। अच्छा, और किस चीज़ को ओ करता है? एंड द हेसेंट इकोनॉमिक रिकवरी इन वेस्ट एशिया ड्यू टू लास्ट ईयर सर्ज इन ऑयल प्राइसेस। और कह रहा है ये ओ करता है उस तेज़ी से आने वाली इकोनॉमिक रिकवरी को। हेसेंट मतलब जल्दबाजी में होने वाली, तेज से होने वाली। इकोनॉमिक रिकवरी यानी आर्थिक उन्नति, है ना, जो आई वेस्ट एशिया में, अरब कंट्रियों में, और जो आई थी ऑयल प्राइसेस में सर्ज के बाद में, ऑयल प्राइसेस में उछाल के बाद में। और ये कब हुआ सारा? फॉलोइंग द रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। अरब देश तो तेल ही बेचते हैं, बाकी तो यहाँ सुई भी नहीं बनती, पता ही है आपको, है ना। कुछ बनाने करने में बहुत पीछे हैं अरबियन कंट्रीज़। तो जैसे ही वॉर के बाद में तेल के प्राइस बढ़े, इनकी जेब में पैसा आ गया तो इन्होंने नई नई सड़कें बनानी शुरू कर दी, खर्चा करना शुरू कर दिया, और इंडियन वर्कर्स को बुला लिया। तो यही रीज़न है दो, जिनकी वजह से हमें खूब काम और खूब पैसा कमाने को मिला। राइज जो है सब्जेक्ट है, ओज इसकी वर्ब है। व्हेन यू ओ समथिंग टू समवन, है ना, उस चीज़ के आप दूसरे आदमी के लिए जिम्मेदार हैं। हेस्टेंड का मतलब होता है जल्दबाजी में हुआ या तेज़ी से हुआ, हेस्ट के साथ, है ना, जल्दबाजी के साथ हुआ। कह रहे जी बोथ फैक्टर्स हैव हाउएवर प्लेड देमसेल्फ आउट विद द सेंट्रल बैंक्स वीकनिंग ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स। कह रहे अब जो दो फैक्टर्स आपको ऊपर बताए थे, एक तो कोविड-19 की वजह से लेबर मार्केट रिस्ट्रिक्शंस, कंडीशंस, लोगों को लेबर ही नहीं मिल रहा था। दूसरा, इन अरेबियन लोगों की जेब में पैसा। कह रहे ये दोनों फैक्टर्स जो है ना, हालांकि अब अपने आप को प्ले आउट कर चुके हैं, अब इनका प्रभाव खत्म होता जा रहा है। प्ले आउट करना समझते हैं आप, किसी गाने को बार बार बजना और फिर वो गाना चलन से बाहर हो जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर्स भी अब धीरे धीरे वीक होकर के चलन से बाहर हो रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं चलन से बाहर? ये इस चीज़ के साथ ही, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, हमारा आरबीआई, अमेरिका में फेडरल रिजर्व, उनके कमज़ोर बना देने के साथ ही, वीकन कर देने के साथ ही ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी को। और ये इन्होंने किया कैसे? ये इन्होंने जरिए किया थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स के। इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज की दरों में उछाल ला करके एक सीरीज से उछाल आया, है ना, थोड़ी थोड़ी करके बढ़ा दी। तो जैसे ही इकोनॉमीज़ को कमज़ोर बनाया गया, ये सारे फैक्टर जो हैं अब ख़त्म होते जा रहे हैं। कह रहे जी ये जो काम हुआ ना सारा, विच इन टर्न हैज़ हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर ऑयल। कह रहे ये वही सारा काम है जो इन टर्न आगे जाकर के अपनी टर्न से रखता आया है, हैज़ हैड रखता आया है एक बहुत ही ख़राब इफेक्ट को, असर को ऑयल की डिमांड पे। अब थोड़ा आपका दिमाग घूमेगा कि सेंट्रल बैंक्स ने क्यों कमज़ोर बना दिया, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को। देखो, सेंट्रल बैंक जो है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देता है जब भी इन्फ्लेशन यानी महंगाई ज़्यादा होती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बिजनेसमैन लोगों को पैसा महंगा मिलता है ब्याज पे। पैसा महंगा मिलता है तो वो नए बिजनेस लगाना बंद कर देते हैं। नए बिजनेस लगाना बंद करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है। समझे? इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम होती है या इलेक्शन पास में आ जाता है तो सरकार फिर से इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है, थोड़ा इन्फ्लेशन फिर बढ़ता है पर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती है। तो एक पूरा साइकिल सा है ये। महंगाई बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, महंगाई कम होगी लेकिन इकोनॉमी भी ठंडी होगी, फिर इंटरेस्ट रेट को घटा देंगे। तो इस तरीके से दोनों फैक्टर्स जो हैं ख़त्म होते जा रहे हैं। थोड़ा डिटेल में इसलिए बताना ज़रूरी है, अगर इस पर एक क्वेश्चन बन जाए आरसी का तो आपको कॉन्टेक्स्ट तो पता हो क्यों बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं सवाल ये बना सकता हूँ, विच ऑफ दीज सिनेरियोज ट्रिगर अ हाइक इन इंटरेस्ट रेट्स बाय द सेंट्रल बैंक्स। इनमें से किस सिनेरियो में सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं? चलिए, कह रहा है द इफेक्ट्स आर विजिबल इन द ग्रोथ रेट ऑफ रेमिटेंसेस टू इंडिया। ये सारे असर बड़े विजिबल हैं ग्रोथ रेट में जो है रेमिटेंसेस की इंडिया की तरफ, विच हैव हाल्व्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड आर हेडेड फॉर प्री कोविड लेवल्स देयर आफ्टर। जो अब आधी होती दिख रही हैं या आधी हो गई हैं पिछले साल से, और अब वो हेडेड हैं, अब वो अग्रसर हैं, इस दिशा में डायरेक्शन में जा रही हैं, हेडेड हैं, और किस तरफ? प्री कोविड लेवल्स की तरफ देयर आफ्टर।
तो अचानक से जो उछाल आया, अब वो उछाल खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे करके। जो कोविड से पहले जितना पैसा आता था उतना ही पैसा हम फिर से कमाने लगेंगे। चलिए, फर्स्ट पैराग्राफ पूरा हो गया। अब आएंगे सेकंड पैराग्राफ पे। अब ये बताएगा कि इंडिया के पास चैलेंजेस क्या हैं। आगे कह रहे द बम्प इन रेमिटेंसेस हेल्प इंडिया पेपर ओवर अ वर्जनिंग ट्रेड डेफिसिट। कह रहे जो बम्प आया, जो उछाल आया रेमिटेंसेस में। बम्प क्या होता है? अचानक से आने वाला उछाल। सड़क पे भी बम्प होते हैं ना, स्पीड ब्रेकर्स बम्प। कह रहा है इस उछाल ने हेल्प किया भारत को कि वो पेपर ओवर कर सके, छुपा सके एक बर्जनिंग ट्रेड डेफिसिट को, एक ऐसे ट्रेड में घाटे को, डेफिसिट को जो बर्जनिंग है, जो बढ़ता जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है ऑन हायर ऑयल प्राइसेस, ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाने की वजह से। और साथ ही साथ किसके साथ ही साथ अलॉन्ग साइड अ फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम इट्स इक्विटी मार्केट्स। इसकी इक्विटी मार्केट के, भारत के शेयर बाज़ारों में से जो कैपिटल का फ्लाइट हो रहा है, जो पूंजी बाहर निकल रही है फ्लाइट लेकर के, है ना, पैसा जो है उड़ता जा रहा है, बाहर की कंट्रीज खींचती जा रही है वापस। कह रहे इन दोनों चीज़ों को बढ़ती हुई रेमिटेंसेस से छुपाने में हमें मदद मिली। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? सारे साल में मान लीजिए भारत ने 100 रुपये का सामान दुनिया को बेचा और उसके सामने ये हो गए एक्सपोर्ट्स, हमारे सामान और सर्विसेज दोनों आ गई इसमें। और इसके सामने 110 रुपये का सामान हमने दुनिया से इंपोर्ट किया। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे साल में 10 रुपये हम घाटे में रहे। और ये 10 रुपये घाटे में हम बेसिकली रहते हैं क्रूड की वजह से, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स का सबसे बड़ा हिस्सा जाता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। तो कह रहे जी जब बाहर से पैसा आ रहा था, इंडियंस पैसा भेज रहे थे, आ तो भारत सरकार के सिस्टम में रहा था, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा फ़ायदा मिला। और हमारा जो ट्रेड घाटा है, जो बढ़ता ही जाता है हर साल, उसको हमें थोड़ा हैंडल करने में या छुपाने में मदद मिली। कह रहे जी द रिस्क टू द करंट अकाउंट फ्रॉम स्लोइंग ग्लोबल ट्रेड एंड टू कैपिटल अकाउंट फ्रॉम हाइटेंड फाइनेंशियल मार्केट वोलेटिलिटी परसिस्ट। कह रहा है अब ये दोनों रिस्क जो हैं सामने फिर से आ गए हैं, क्योंकि बाहर से पैसा तो कम हो गया। कह रहा है जो रिस्क है करंट अकाउंट को, करंट अकाउंट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट का एनुअल अकाउंट कहलाता है करंट अकाउंट। और उस एनुअल अकाउंट को आप क्यूमुलेटिव आगे ले जाते हैं। भाई 2010 में 10 रुपये घाटा हुआ था, 2011 में 20 रुपये घाटा हुआ था, 2013 में 5 रुपये मुनाफा हुआ था। जोड़ते 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 सारा जब पिछली अकाउंटिंग ले आएंगे तो एक देनदारी बन जाती है हमारी 100-150 रुपये की, है ना। तो वो हमारा करंट अकाउंट है जो कभी ना कभी हमें देनदारी पूरी करनी है। तो कह रहा है जी जो रिस्क है ना हमारे करंट अकाउंट को स्लो होते हुए ग्लोबल ट्रेड की वजह से, और हमारे शेयर बाज़ारों को, कैपिटल अकाउंट को जो है हाइटेंड यानी बढ़ी हुई फाइनेंशियल मार्केट की वॉलेटिलिटी से, फाइनेंशियल मार्केट में उतार चढ़ाव से, ये दोनों रिस्क अब परसिस्ट करते हैं, बने हुए हैं। इंडिया में परसिस्ट करना किसी चीज़ का लगातार बने रहना, वॉलेटिलिटी होती है उतार चढ़ाव या इनस्टेबिलिटी। इंडिया में हैव द एडिशनल कंफर्ट ऑफ हाइटेंड रेमिटेंसेस गोइंग फॉरवर्ड and would need to step up efforts to boost exports। कह रहे इंडिया के पास हो सकता है अब ना हो, इंडिया मे नॉट हैव ये वाला एडिशनल कंफर्ट जो है बढ़े हुए रेमिटेंस का, विदेशों से आने वाले बढ़े हुए पैसे का, आगे बढ़ते हुए गोइंग फॉरवर्ड। अभी तो आ गया कोविड के बाद, हो सकता आगे ना आए। कह रहे जी ये वाला कंफर्ट हमारे पास आगे जा कर के शायद ना हो, और इसलिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, वी विल नीड 2 काम को करने की। पहला काम है स्टेप अप करना, यानी कि उछाल लाना, एक स्टेप ऊपर लाना हमारे एफर्ट्स को, हमारी कोशिशों को, कि हमारे एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ा सकें। बताया था ना आपको मैंने, 100 रुपये के एक्सपोर्ट्स हैं, 110 रुपये के आयात हैं, इंपोर्ट्स हैं, तो 10 रुपये का घाटा हो रहा है। एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के 120 कर दो ना, 10 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि एफर्ट्स करके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। और दूसरा क्या करना है, हमें इन्वाइटिंग होना होगा, हमें भी होना पड़ेगा इन्वाइटिंग, यानी स्वागत करने वाला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। बाहर से कोई आदमी आकर के अगर 20 रुपये देश में निवेश कर देगा तो एक तरीके से 20 रुपये हमारे सिस्टम में आ गया। इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। आपने सुना होगा फलां कंपनी ने हमारी इस कंपनी को खरीद लिया, जॉइंट वेंचर कर लिया, भारतीय एयरटेल बन गए। इस तरीके से ये सब जॉइंट वेंचर्स के पार्ट है। चलिए आगे बढ़े। भारतीय एयरटेल तो खैर दोनों इंडियंस हैं। आपने वोडाफोन सुना होगा, वोडाफोन आइडिया, है ना। वोडाफोन तो यूके की कंपनी है, इंडिया में क्या कर रही है, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके बैठी है। इंडिया की वर्ब है मे हैव, और दूसरी वर्ब है वुड नीड। वुड नीड इनको 2 कामों के लिए करना है। वुड नीड टू स्टेप अप
and would need be more inviting. कह रहे जी its pivot away from regional trade pacts to bilateral ones puts both exports and inbound investments at a relative disadvantage. कह रहे भारत का जो पिवट है, पिवट का मतलब होता है करवट, किसी तरफ झुकाव। भारत ने जो करवट लेकर के झुकाव किया है, पिवट लिया है, और किससे झुकाव लिया है? दूर होकर के लिया है, अवे फ्रॉम रीजनल ट्रेड पैक्ट से। रीजनल ट्रेड पैक्ट मतलब पूरे रीजन में 10, 15, 20 कंट्रियों के बीच में व्यापारिक समझौता। अब इससे हमने मुंह फेर लिया, करवट ले लिए अवे फ्रॉम, और किसकी तरफ लिए? दो तरफा ट्रेड पैक्ट्स की तरफ, दो कंट्रियों के बीच में होने वाले व्यापारिक समझौतों की तरफ। कह रहा है ये हमारी करवट भी है ना, ये पुट करती है दोनों ही चीज़ों को, हमारे एक्सपोर्ट्स और देश में आने वाली इन्वेस्टमेंट को, इनबाउंड एफडीआई को, और कहाँ पे? एक रिलेटिव डिसएडवांटेज पे, तुलनात्मक रूप से एक डिसएडवांटेजियस जो है कंडीशन में। तो रीजनल ट्रेड पैक्ट्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गुंजाइश ज़्यादा होती है, लेकिन दो तरफा के अंदर कभी कभी इम्बैलेंस हो जाता है ना। दो तरफा में एक ही कंट्री बेचे जा रही है, दूसरी खरीदे जा रही है, तो इससे हमारा रिस्क बढ़ जाता है इंडिया का इस काम को करने से। चलिए, पिवट का मतलब आपने देख लिया है ना, किसी चीज़ का एक तरफ झुकाव। आगे बढ़ेंगे, अब लास्ट पैराग्राफ है छोटा सा। कह रहा जी द साइज ऑफ आउटबाउंड रिमिटेंस ऑल्सो डाइवर्ट्स पॉलिसी अटेंशन अवे फ्रॉम द रीजनल इम्बैलेंस इट फोस्टर्स। कह रहे जो इनबाउंड रेमिटेंस का जो साइज है, देश में आने वाले पैसे का जो आकार है, वो साथ ही साथ डाइवर्ट कर देता है, मोड़ देता है पॉलिसी अटेंशन को, सरकार के कानून बनाने की अटेंशन को। और कहाँ से किस तरफ? ये दूर कर देता है अटेंशन को रीजनल इम्बैलेंस से, क्षेत्रीय अस्थिरता से, असंतुलन से, जो कि ये फोस्टर करता है। अब देखो रीजनल इम्बैलेंस क्या है वो आप आगे देखेंगे। भारत के रेमिटेंस का कुछ ही कंट्रीज़ में सभी लोग गए हुए और वहीं से सारा पैसा आ रहा है, बाकी कंट्रीज़ में बहुत कम लोग गए हुए हैं, वहाँ से पैसा बहुत कम आ रहा है। तो ये रीजनल इम्बैलेंस भी जो है ना, इसकी तरफ भी हमारा अटेंशन कम जाता है। साइज हमारा सब्जेक्ट है, डाइवर्ट्स इसकी वर्ब है, डाइवर्ट का मतलब मोड़ देना, इट की वर्ब है फोस्टर, फोस्टर का मतलब होता है जिस किसी चीज़ को नर्चर करना, नरिश करना। कह रहा है ऑल दो इमिग्रेशन पैटर्न्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द साउथ एंड टूवर्ड्स द ईस्ट द पेस इज़ नॉट रैपिड इनफ। कह रहा है हालांकि जो एमिग्रेशन के पैटर्न्स हैं, एमिग्रेशन यानी देश से बाहर जाने का काम, तो इसका जो पैटर्न है वो मूव अवे कर रहा है साउथ से, और किस तरफ कर रहा है? ईस्ट की तरफ। यहाँ एक्चुअल में साउथ की जगह वेस्ट आना चाहिए, मेरे ख्याल से साउथ थोड़ा सा ठीक नहीं है। अभी तो हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, है ना, पश्चिमी देशों की तरफ एमिग्रेट करते हैं, पर ये पैटर्न चेंज होकर के अब ईस्ट की तरफ जा रहे हैं लोग। जापान, सिंगापुर, हांगकांग ऐसी कंट्रीज़ में जाके काम करना पसंद कर रहे हैं। कह रहे फिर भी द पेस इज़ नॉट रैपिड इनफ, जो रफ्तार है इस पैटर्न में बदलाव की, जो पेस है वो ज़्यादा नहीं है, रैपिड इनफ नहीं है। पैटर्न्स की वर्ब है आर मूविंग, मूव अवे फ्रॉम करना, किसी चीज़ से दूर हट जाना, पेस की वर्ब है इज। कह रहे सिंस वाइट कॉलर एमिग्रेशन has a close association with IT skills, the process could be speeded up by creating new technology clusters in underserved areas. कह रहे क्योंकि वाइट कॉलर एमिग्रेशन जो है, वाइट कॉलर क्या होता है? पढ़े लिखे लोगों का एमिग्रेशन, जिसमें आप कोई IT कंसल्टेंट, वर्कर, ऑफिस वर्कर बन के काम करते हैं। कह रहे जहाँ दिमाग से काम करने वाले लोगों का जो इमिग्रेशन है वाइट कॉलर, उसका एक क्लोज एसोसिएशन है, बहुत नज़दीकी रिश्ता है IT स्किल्स के साथ। भारत से अगर कोई बाहर पढ़ा लिखा काम करने जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो IT के फील्ड में ही होगा। कह रहे वहीं पे जो प्रोसेस है इसको स्पीड अप किया जा सकता है, तेज़ बनाया जा सकता है इस एमिग्रेशन के शिफ्ट की, अगर आप क्रिएट कर दें नए टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स को, टेक्नोलॉजी के छोटे छोटे हब्स को अंडर सर्व्ड एरियाज़ में। ऐसे अंडर सर्व्ड मतलब जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं हमारे यहाँ से। मान लीजिए गाम्बिया कोई कंट्री है, एक अफ्रीका की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, या गाम्बिया में बाकी सब ठीक है लेकिन इंडियंस वहाँ जा नहीं पाते हैं, है ना। तो ऐसी कंट्रीज़ में भी हम एमिग्रेशन करवाएं, वहाँ पे नया IT क्लस्टर बनवाएं, इंडियंस ही जा करके उसको डेवलप करेंगे, वहीं पे काम करेंगे, तो इससे थोड़ा रीजनल इम्बैलेंस ख़त्म होगा। हर तरफ से पैसा भारत में एमिग्रेंट्स जो है लेकर के आएंगे। समझ गए? एमिग्रेशन जो है वाइट कॉलर, इसकी वर्ब है हैज़, प्रोसेस की वर्ब है कुड बी स्पीडेड अप, पैसिव वॉइस को लगाया गया है। वाइट कॉलर मैंने आपको समझा दिया, पढ़े लिखे लोगों से जुड़ा हुआ वर्ड है।
इसका बिल्कुल उल्टा होता है ब्लू कॉलर। जब आप मज़दूर बन के, टैक्सी ड्राइवर बन के, होटल में काम करने वाला बन के किसी कंट्री में जाते हैं तो आप ब्लू कॉलर वर्कर होते हैं, है ना। और डेस्क पे बैठ के जॉब करते हैं मैनेजरियल, तो आप वाइट कॉलर वर्कर होते हैं। आगे वही बात कर रहे हैं, ब्लू कॉलर एमिग्रेशन इज़ मोर वाइडली डिस्पर्स्ड। जो ब्लू कॉलर एमिग्रेशन है, छोटे मोटे काम करने वाले लोगों का जो बाहर जाने का काम है, वो ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। छोटे मोटे काम करने वाले इंडियंस आपको दुनिया के लगभग हर हिस्से में बराबर मिल जाएंगे। एमिग्रेशन की वो हो गई इस ब्लू कॉलर, आपने देख लिया। डिस्पर्स्ड यानी स्प्रेड आउट, स्कैटर्ड, हर तरफ फैला हुआ। कह रहा है जी, हाउएवर इट डज नॉट हैव द सेम पोटेंशियल टू इंक्रीज रेमिटेंसेज एज द ऑफिस वर्क वैरायटी। कह रहा है हालांकि ये जो छोटे मोटे काम वाला काम है ब्लू कॉलर एमिग्रेशन, इसमें उतनी पोटेंशियल या संभावना नहीं है कि ये रेमिटेंसेस को या पैसे को बढ़ा सके जितना कि ऑफिस वर्क में या वाइट कॉलर में एमिग्रेशन जो होता है जिस वैरायटी में वहाँ से होता है। तो वाइट कॉलर से ही मेन हमारा ब्रेड एंड बटर बनता है, ब्लू कॉलर से नहीं बनता। समझ गए ना। इंडिया मस्ट मैनेज इट्स एमिग्रेशन बेटर टू डिराइव मोर बैंक फ्रॉम द बक्स इट्स माइग्रेंट वर्कर्स एंड होम। इंडिया को मैनेज करना ही चाहिए अपने इमिग्रेशन को और ज़्यादा अच्छे से, ताकि वो डिराइव कर सके, निकाल सके और ज़्यादा बैंक फॉर द बक्स। अब ये क्या होता है बैंक फॉर द बक्स? देखिए, बक का मतलब होता है पैसा और बैंक का मतलब होता है किसी चीज़ की यूटिलिटी या उसका मज़ा। हो सकता है कोई घड़ी आती हो 100 रुपये की और बिल्कुल वैसे ही फीचर्स की घड़ी आती हो 1000 रुपये की। समझ पाए? 100 रुपये की और 1000 रुपये की, ज़्यादा बैंक फॉर द बक किस में मिलेगा? अगर दोनों घड़ियाँ ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, लाइफ दोनों की एक जैसी है, तो 100 रुपये वाली घड़ी में बैंक फॉर द बक अच्छे से मिलेगा आपको। समझ गए ना। वैल्यू, जो आप पैसा आप लगा रहे हो उसके अंदर से वर्थ कितनी निकली है, वो है बैंक फॉर द बक। इंडिया को मैनेज करना पड़ेगा अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को इस तरीके से कि जो पैसा आ रहा है उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले, वही पैसा जो हमारे इंडियंस वर्क करके बाहर सेंड होम कर रहे हैं, घर भेज रहे हैं। समझ गए ना। इंडिया की वर्ब है मस्ट मैनेज, वर्कर्स की वर्ब है सेंड। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, सेंड होम लिखा है, सेंड टू होम नहीं लिखा। ऐसा क्यों भाई? गो टू होम, गो टू ऑफिस, गो टू कॉलेज, गो टू ऑस्ट्रेलिया, है ना। सेंड टू अमेरिका, सेंड टू इंडिया। जब गो, कम, सेंड इन सब के साथ में टू लगता है जहाँ भी जाते आते हो, तो फिर यहाँ पे होम से पहले टू क्यों मिसिंग है? समझ लो, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश में होम एक एडवर्ब है, नाउन तो है ही ये, लेकिन ये एडवर्ब भी है। जब भी अगर आप अपने घर की तरफ जाने की बात करें, अपने घर की तरफ, ठीक है, तो इस होम को एडवर्ब माने और इसके आगे कोई प्रेपोजिशन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ना तो इन लगेगा, एट लगेगा, ऑन लगेगा, ठीक है। मतलब एट या ऑन तो बिल्कुल, एट या टू तो बिल्कुल नहीं लगाना, इन तो फिर भी लग जाता है, ठीक है। जब भी घर की तरफ जा रहे हो, आ रहे हो, एट या टू को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अब देखो कैसे। वी रीच टू होम लेट इन द नाइट। हम घर पहुँचे रात में लेट। पहुँचने वाले कौन? हम। घर किसका? हमारा। जब हमारे ही घर हम जा रहे हैं तो होम एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जाएगा और इसके आगे का प्रेपोजिशन निकल जाएगा, तो वी लिखेंगे वी रीच्ड होम लेट इन द नाइट। और वैसे भी रीच वर्ब तो अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन लेती ही नहीं है। रीच वर्ब तो अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन लेती ही नहीं है। मान लीजिए यहाँ अराइव्ड लिखा होता, वी अराइव्ड होम, अराइव्ड एट होम, तो फिर भी आपको ऐड निकाल ही देना था। होम एडवर्ब ऑफ प्लेस जब बनती है खुद के घर के लिए, कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती। कॉल अस व्हेन यू रीच टू होम। हमें फ़ोन करना जब आप घर पहुंच जाएं। रीच टू होम की जगह गेट टू होम लिख देता हूँ, चलो ठीक है। रीच के बाद तो प्रेपोजिशन कोई आती ही नहीं है। फ़ोन करना जब आप घर पहुंच जाएं। भाई अपने ही घर पहुंचोगे तभी फ़ोन करोगे, आप अपने ही घर गेट करोगे तभी तो फ़ोन करोगे। तो आपका अपना घर जो बनेगा तो वो टू के बिना बनेगा, क्योंकि वही फॉर्मूला जो समझाया आपको, है ना। हर फैमिली हैज़ आस्क्ड हर टू गेट बैक टू होम बाय 9 PM। उसके परिवार ने उसको कहा है कि आप गेट बैक करें, वापस लौटें अपने घर की तरफ 9 बजे तक। भाई अपने घर तक वापस आना है, किसी और के घर तक नहीं जाना। तो गेट बैक टू होम नहीं, गेट बैक होम। आई थिंक यू गेट द आइडिया। ये कॉन्सेप्ट आपको बड़ा सिंपल सा है, सबके समझ में आ जाएगा, है ना, एक बार में। चलो, आई वेंट देयर होम एंड फाउंड दैट द डोर वॉज लॉक्ड। मैं उनके घर गया और मैंने पाया कि दरवाज़ा बंद था। अब यहाँ पे देयर होम से पहले टू लगना चाहिए,
अब आप पूछोगे सर क्यों लग गया है भाई, टू की क्या ज़रूरत है? भाई आई गया था उनके घर, अपने घर थोड़ा ना गया था। वही तो बता रहा हूँ, जब होम खुद का ना हो सब्जेक्ट का तो फिर टू लगाओ, बिंदास एट लगाओ, जो भी प्रेपोजिशन आपको लगानी है। तो आई वेंट टू देयर होम एंड फाउंड दैट डोर वॉज लॉक्ड। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को यहाँ पे। लास्ट वाला कॉन्सेप्ट आज के क्विज में आपसे मैंने पूछा भी हुआ है। एक और कॉन्सेप्ट है जो कि क्लास लंबी होने की वजह से आज नहीं करवा रहा हूँ। पीडीएफ को निकाल लोगे टेलीग्राम से तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इस कॉन्सेप्ट को लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अपने क्विज पे आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है जी, सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया कौन सा फेस करता है जब बाहर से आने वाला पैसा इंडिया में आना कम हो जाएगा उसके बाद? कौन सा ऐसा चैलेंज है भारत के सामने, सबसे बड़ा चैलेंज है अगर पैसा कम हुआ? हमारे क्रूड के प्राइस में जो उछाल आ जाएगा, क्रूड के प्राइसेस में ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा क्योंकि इंपोर्ट बहुत करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी हो जाएगी, या फिर हमारा ज़रूरत से ज़्यादा जो निर्भरता है रिलायंस है आईटी सेक्टर पे निर्भर रेमिटेंस के लिए, पैसे के लिए, मतलब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मेंस लेवल का क्वेश्चन है उस बच्चे के लिए जिसने आर्टिकल को पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान ना रखा हो। जिसने ध्यान रखा है उसके लिए प्रीलिम्स लेवल का है। कोशिश करो, फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाला है वहाँ से मैच कर लेना। बहुत ईजी है अगर आर्टिकल आपने ठीक से पढ़ा है तो। बीच में 4 फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स और वन वर्ड्स हैं, पेपर ओवर, प्ले वन सेल्फ आउट, वाइट कॉलर वर्कर्स, है ना। तो इनको सबको आप मेरे ख्याल से निपटा ही देंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको 2 एरर्स मिलेंगी। एक एरर आपको मिलेगी इस होम वर्ड की वजह से और दूसरी मिलेगी इस नीड वर्ब की वजह से। नीड का सेमी मॉडल वर्ब आज मैंने कॉन्सेप्ट आपको करवाया नहीं, क्लास लंबी है, फिर किसी क्लास में करवाएंगे। देख लेना, अगर ये सही कर सको तो अच्छी बात है, नहीं कर सको तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। फर्स्ट कमेंट में आंसर रखें, जाके चेक करें, आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताएं। अंटिल देन साइनिंग आउट।